अब जो है हमें ये देखना है कि चलो हमने ये सीख लिया कि भाई पॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कायरलिटी कब आएगी, ए कायरल कब होगा, सिमेट्री कब, एसिमेट्री कब, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जो एक छोटा सा चैलेंज अपने सामने है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल हो, फॉर लेट्स से एग्जांपल फॉर ये हो हमारे पास, ठीक है, जिसमें कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से पेपर पे प्रोजेक्ट करें, किस तरह से इसको बनाएं, किस तरह से इसको लिखें कि हमको ये समझ में आए कि हाँ ये एक तो 3D मॉलिक्यूल है और कौन सा वाला एटम या ग्रुप किस साइड में है, किस तरह से अटैच्ड है, किस तरह से जुड़ा हुआ है स्पेस में, क्योंकि पूरा आइसोमेरिज्म जो है वो क्या चल रहा है, स्टीरियो आइसोमेर, तो स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया है वो ये हो गया है कि हम कायरल मॉलिक्यूल्स का प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे सीखें, मतलब क्या होता है कायरल मॉलिक्यूल को जब आप 2D में प्रोजेक्ट करके बनाना चाहते हो तो वो आप कैसे बनाते हो ताकि 3D की फील भी गायब ना हो और हमको स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में किस तरह से अरेंज है उसका भी पता लग जाए। ठीक है, तो जो पहला तरीका होता है वो होता है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें अपन क्या करते हैं कि वेज और डैश का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि स्पेस में कैसे मॉलिक्यूल पूरा अरेंज्ड है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये एक कार्बन है, इसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू डी, ई वाले। अभी हमने ऊपर ए बी डी नहीं लिखा। अभी हमको समझना यह है कि ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने बना हुआ है, इसमें हो क्या रहा है। देखो, दो जो वैलेंसीज हैं ये वाली तो दो वैसी वैलेंसीज हैं जो कि प्लेन में है। भाई हमने पिछली बार पॉस वगैरह बनाने के लिए CH4 में जब हमने एक प्लेन से कट किया था, बाइसेक्ट किया था, तो हमने क्या देखा था, वो कार्बन जिसपे सारी वैलेंसीज जुड़ी हुई हैं, एक और मतलब ये कार्बन, ये तो कार्बन हो गया, इसकी ये वाली वैलेंसी और इसकी ये वाली वैलेंसी। ठीक है, सो हम इन दोनों को ये एक ऐसा प्लेन में, इस प्लेन के थ्रू पास होती है। जो मेरा हाथ को अगर हम प्लेन माने तो वो इस प्लेन के थ्रू पास होती है। ठीक है, तो वो हमने प्लेन से डिनोट किया। ठीक है साहब, अब अगला क्या, अगला है ये वाली वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी है ये, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं वेज से। तो हमारा अभी सीन क्या चल रहा था, ये प्लेन वाली वैलेंसी। अब देखो ये जो रेड वाली वैलेंसी है ये आपकी तरफ आ रही है। ये कहां पे आ रही है, ये आपकी तरफ आ रही है। ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है। ठीक है, तो ये वाली वैलेंसी क्या है, प्लेन से आपकी तरफ आ रही है। तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर को हम किससे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज से। अब देखो ये जो ब्लैक वाली वैलेंसी है, ये जो वैलेंसी है ये वाली, ये कहां पे आ रही है, ये मेरी तरफ आ रही है, तो आपसे दूर जा रही है ये। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। इसलिए इसको बोला जाता है, इसको हम रख देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वेज डैश प्रोजेक्शन। प्लेन वाला हमको समझ में आता है, तो जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से। सॉलिड ट्राइंगल जैसा जो बन रहा है वो क्या है, वेज। और बाकी जो डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंटेड है वो क्या है, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो जो दो वैलेंसी है वो प्लेन में है, हमने ये देखा, और जो बाकी के दो हैं वो इसके एक परपेंडिकुलर प्लेन में है। सो फॉर एग्जांपल हमारे सामने मान लो ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 4 अलग अलग वैलेंसीज लगी हुई है कार्बन पे। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना साहब, तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि हम एक ऐसा प्लेन लेंगे जो ग्रीन और ब्लू वाली बॉल को कट करते हुए जाएगा। तो ये ग्रीन और ब्लू वाली बॉल को कट करते हुए गया। तो देखो ये जो प्लेन है इसके पीछे की तरफ क्या है, हमने प्लेन को ट्रांसपेरेंट कर लिया ताकि पीछे वाला भी दिखे। पीछे कौन है, इसके पीछे वो है पिंक वाली बॉल, और आगे कौन है, येलो वाली बॉल। तो लेट्स से हम इसी एंगल से इसको देख रहे हैं, इसी हम भाई स्क्रीन जो हमारी है उसको हम देख रहे हैं। तो स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ कौन है, येलो वाला, क्योंकि स्क्रीन के प्लेन में तो कौन से दो एटम हो गए, ब्लू वाले और ग्रीन वाले। तो स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आपकी तरफ आता हुआ एटम कौन सा है, येलो वाला। और आपसे दूर जाता हुआ एटम कौन सा है, आपसे दूर जाता हुआ एटम है पिंक वाला। तो इसलिए जो इसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो जो ब्लू वाली बॉल है वो है क्लोरीन, जो ग्रीन वाली बॉल है वो है आयोडीन।
और जो येलो वाली बॉल है वो क्या हुआ, वो है ब्रोमीन। तो देखो ब्रोमीन किस पे पड़ा है, वेज पे पड़ा है, वो आपकी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और हाइड्रोजन है पिंक, वो कहां जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। तो वो किस पे हम डालेंगे, हम उसको डालेंगे डैश पे। ठीक है, समझ में आया, जो आपकी तरफ आ रहा है वो वेज, और जो आपसे दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, वो क्या है, डैश। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं। तो अभी हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो कहां पे है, हमारे प्लेन में है। जो CH3 है वो कहां, आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए हमने उसको किस पे डाला है, वेज पे डाला है। जो OH है वो मेरी तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर आप हो ना, अभी हमेशा हम ऑब्जर्वर आपको ही मानेंगे। सो CH3 तो आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, और OH जो है वो मेरी तरफ आ रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो CH3 टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसलिए हमने उसको वेज पे डाला है। OH अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसलिए हमने उसको डैश पे डाला है। और जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसके जो कार्बन है वो प्लेन में है, इस वाले प्लेन में। ठीक है ना, बस सिंपल। तो इस तरह से हम वेज एंड डैश प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये क्वेश्चन करें, कुछ एक क्वेश्चन अगर हम करें, तो हमको इसमें पॉज ढूंढना है, कॉज ढूंढना है, ये बताना है फिर कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो पहला क्वेश्चन है ये। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो तो हमारे प्लेन में, ठीक है, जो ऊपर कंपाउंड लगा है वो आपकी तरफ आ रहा है, और जो नीचे लगे हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं। आप ऑब्जर्वर हो यहां पे, वेज एंड डैश का ये तो मतलब होता है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि क्या यहां पे पॉज होगा, क्या, सोचो जरा, यहां पे पॉज होगा, ये वाला जो प्लेन है होगा क्या यहां पे। देखो भाई, जो मेरी तरफ दोनों आ रहे हैं वो तो ऐसे हैं, ठीक है, ये भी मेरी तरफ, ये भी मेरी तरफ। जो ऊपर जाने वाला है वो आपकी तरफ है, उसको हम बीच में से काट देंगे तो वो 2 हिस्सों में कट गया। अब इस प्लेन के इधर देखो, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं। ये जो प्लेन है जिससे हमने काटा, उसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, इमेजिनेशन करना पड़ेगा यहां पे आपको, सेम ही ग्रुप लगे हुए हैं। सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बिल्कुल हुआ। टेंशन किसकी थी, वो जो आपकी तरफ आ रहा था, तो उसको तो हमने बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स तो वैसे ही हो गए। तो इसीलिए यहां पे जो पॉज है वो आ गया, कॉज जो है वो नहीं आया। कॉज नहीं है यहां पे, सेंटर से आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाओगे, फिर वापस उतने ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, तो सेम ग्रुप नहीं मिलेंगे हर जगह। पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहां पे क्या आ गया, पॉज आ गया, एक सिमेट्री का एलिमेंट जो है यहां पे आ गया। अगला एग्जांपल है ये। तो इसमें सोचो जरा, क्या पॉज आ सकता है क्या। भाई हम जिस प्लेन में रहेंगे वहां से सैंडविच करके काट देते हैं, पर ऐसा नहीं होगा ना, सही नहीं होगा ये, क्योंकि एक ग्रुप तो आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला ग्रुप आपकी तरफ है, एक ग्रुप मेरी तरफ है, पीछे आ रहा है। तो जो वेज पे है वो तो आपकी तरफ आ रहा है, जो डैश पे है वो मेरी तरफ आ रहा है। बीच से अगर काट भी दूंगा तो इसके सामने, ये जो ग्रुप आपकी तरफ आ रहा है उसके सामने तो यहां पे कुछ है ही नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आया ही नहीं। आप इसको कैसे भी काट लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो बस कोई हमारे पास तरीका ही नहीं है इसको काटने का। सो यहां पे कोई पॉज नहीं है, कोई कॉस नहीं है, तो यहां पे ना पॉज है और ना ही कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने अब ये कंपाउंड है। भाई यहां पे सिंपली हमको दिख रहा है कि इस तरह से आप इसको काट दो एकदम सेंटर से, तो कट जाएगा ये आराम से, क्योंकि 2 ग्रुप है, सेंटर से काटेंगे, एक ये और एक ये। हमने बीच से काटा तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आमने सामने हो गए, तो इक्वल पार्ट्स में मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो यहां पे जो पॉज है वो आ जाएगा, कॉज जो है वो नहीं आएगा। भाई कॉज की कंडीशन मीट नहीं हो रही, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहां पे पॉज आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो ये तो बात हुई वेज एंड डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। समझ में आया, नहीं आया तो आप पॉज करके एक बार दोबारा से देख के समझो। पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे आगे काम आएगा। जो वेज पे होता है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपकी तरफ आता हुआ, जो डैश पे होता है वो मेरी तरफ आता हुआ, और बाकी 2 वैलेंसी इस प्लेन पे, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर वेज पे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मेरी तरफ। भाई आप ऑब्जर्वर हो तो मेरी तरफ, ठीक है ना, अवे फ्रॉम यू, तो ये क्या हो गया, डैश, और बाकी 2 वैलेंसीज प्लेन में। ठीक है, चल तो अब हम जाते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे। ये भी क्या होता है, 2D रिप्रेजेंटेशन होता है एक 3D मॉलिक्यूल का। ठीक है, आगे चलते हैं।
भाई इसके रूल्स लिखते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखने के। अभी हम एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यहां पे बना लेते हैं, कैसे आया क्यों आया इस पे दिमाग मत लगाओ, बस जब हम रूल्स लिखेंगे तो एक विजुअलाइजेशन के लिए हमको ये रखना जरूरी है, ये कंपाउंड अपने सामने रखना जरूरी है, ठीक है। देखो अब इसमें पॉइंट्स, जो ग्रुप्स हैं वर्टिकल लाइन पे वो ऑब्जर्वर से दूर हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको वर्टिकल लाइन जो कि रेड लाइन है कौन कौन दिख रहा है, आयोडीन और क्लोरीन, तो ये क्या होंगे, आपसे दूर वाले ग्रुप होंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, काली लाइन, जहां पे कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो वाले जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, आपकी तरफ होंगे। तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो होंगे वो आपकी तरफ होंगे, आयोडीन और क्लोरीन जो होंगे वो मेरी तरफ होंगे, ठीक है ना। आगे तीसरी बात, अब देखो जो ये वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो जो कार्बन है, मतलब वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कार्बन को डिनोट करता है, एक कायरल कार्बन को डिनोट करता है। वो जो क्रॉस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वो क्या है, एक कायरल कार्बन एटम है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, चौथा पॉइंट ये बोलता है, चौथा रूल क्या बोलता है कि जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे लाया करेगा, वो टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन पे लाया करेगा, जहां पे अभी आयोडीन बैठा है, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप आप डिसाइड कैसे करोगे, प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करोगे, ये डिसाइड होगी आईयूपीएससी से। कौन सा आईयूपीएससी वाली टेबल, फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल थी, नोमेनक्लेचर में जब हमने पढ़ी थी, जब हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ रहे थे, भाई COOH सबसे ऊपर, फिर SO3H, फिर फलाना ढिमाका उसके नीचे, ठीक है ना। तो ये वाली जो टेबल थी, एक बार अब आपको बनता है कि पहले आप जाके उसको रिवाइज करो, वो टेबल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहां पे काम भी बहुत आने वाली है, तो उसको जाके रिवाइज जरूर करना, ठीक है ना। उस टेबल से जो है नंबरिंग होगी, प्रायोरिटी उस टेबल के हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है ना। और पांचवा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो मैक्सिमम कार्बन एटम्स होते हैं उसको आपको वर्टिकल लाइन पे रखना है। आपको प्रोजेक्शन इस तरह से करना है कि जो कार्बन एटम्स है मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके आप उसको वर्टिकल लाइन पे लेके आओ। अब अपन देखते हैं ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे द ऑब्जर्वर का क्या मतलब होता है। तो अभी देखो यहां पे ये हाल है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर जो भाई साहब हैं वो यहां बैठे हैं या बैठी हैं, जो भी है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन कौन से ग्रुप जो है ऑब्जर्वर की तरफ हैं, कौन कौन से ग्रुप जो है वो ऑब्जर्वर से दूर हैं। क्या आपको दिख रहा है यहां पे, समझ में आ रहा है। सो हम भी अपना मॉलिक्यूल निकाल के लेके आएंगे, जो हमारा पुराना वाला मॉलिक्यूल था। ये फॉर्मूला, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ठीक है। अब आपको पहले हम ये समझाएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बन क्यों रही है। देखो आप यहां से देख रहे हो ना सब लोग, तो ये जो ग्रुप है ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये जो ग्रुप है ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, और ये आपसे दूर भी है, ये आपसे दूर भी जा रहे हैं ना। देखो ये मेरी तरफ आ रहे हैं, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर आप हो, और ये जो ब्लू और रेड है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे स्क्रीन पे मॉलिक्यूल है उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये तो ऐसा दिख रहा है, ये एक इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाए कर रहे हैं, और ये जो है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली वर्टिकल लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यही तो है बस। ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है लाल और ब्लू को जोड़ती हुई, ब्लैक और व्हाइट को जोड़ती हुई, क्या है ये, वर्टिकल लाइन। तो एक लाइन तो ऐसी, ठीक है, ऐसी लाइन जो यहां पे एग्जिस्ट करी है, और एक लाइन ऐसी, इसीलिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन यहां पे आ रही है। अब देखो वर्टिकल लाइन में जो ग्रीन वाला ग्रुप है ऊपर वाला, वो ऊपर ही दिखेगा। वो कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप है आयोडीन। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ये वाला जो ग्रुप है ये वर्टिकल लाइन पे टॉप पे आएगा, इसलिए हमने उसको लगा दिया आयोडीन को वहां पे। अब बात होती है वर्टिकल लाइन पे जो नीचे ग्रुप आने वाला है, कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन। ब्लू वाला कौन सा था, क्लोरीन था, तो वहां पे क्या आएगा, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको देख रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये कहां दिख रहा है, अपनी कौन सी तरफ दिख रहा है ये, आपको सोचो जरा, ध्यान से देखो। या आपको अपने लेफ्ट में दिख रहा है, या आपको अपने राइट में दिख रहा है। सिमिलरली जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, जो हमारा ऑब्जर्वर है जो बैठा हुआ है अभी, उसको जो येलो वाली बॉल है, ये वाली जो बॉल है यहां पे जो हमने मार्क की है, ये अपने किस तरफ दिख रही होगी, लेफ्ट में दिख रही होगी। और कौन है, ये ब्रोमीन है। और जो हाइड्रोजन है, जो पिंक कलर वाली बॉल है, ये वाली, ये इसको किसको दिख रहा होगा, कहां दिख रहा होगा, अपने राइट में दिख रहा होगा,
ठीक है ना। तो आयोडीन टॉप में ऊपर वर्टिकल लाइन पे, क्लोरीन नीचे, येलो तो अपने लेफ्ट में दिख रहा होगा तो वो हमने ब्रोमीन लेफ्ट में मार्क कर दिया, और जो हाइड्रोजन है वो इसको राइट में दिख रहा होगा तो वो हमने राइट में मार्क कर दिया। सिंपल। तो बस आपको मॉलिक्यूल को किस तरह से अरेंज करना है, ऐसे आपको रखना है कि भाई जो दो ग्रुप हैं वो तो आपसे दूर जाने चाहिए और दो ग्रुप आपकी तरफ आने चाहिए। तो आपके लिए व्यू कैसा होगा, ऐसा होगा, दो ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक आपसे दूर जा रहे हैं। समझ में आई बात। सिमिलरली यहां पे ऑब्जर्वर के लिए भी हो रहा है। क्लियर हुआ। दो ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखोगे, दो ग्रुप आपसे दूर जा रहे हैं, उनको आप वर्टिकल लाइन पे रखोगे। ठीक है, चलो आगे चल। जैसे अब मान लो हम इसका लैक्टिक एसिड बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका अगर हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे भाई। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैक्सिमम कार्बन जो है वो वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए थे। तो हम वापिस से इसको लेके आते हैं। ठीक है, लेट्स से हम ब्लैक वाले को क्या मान लेते हैं, COOH, और हम क्या करते हैं व्हाइट वाले को हम मान लेते हैं CH3, इसको हम मान लेते हैं H और इसको हम मान लेते हैं OH। समझ में आई बात। रेड वाली क्या है H, ब्लू वाली क्या है OH, व्हाइट वाली क्या है CH3, ब्लैक वाली क्या है COOH। मैक्सिमम कार्बन जो है वो कहां होने चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। इसका मतलब ब्लैक को और व्हाइट को तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा कि ये वर्टिकल लाइन पे आए। वर्टिकल लाइन में टॉप पे कौन जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। किसकी प्रायोरिटी यहां पे सबसे ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप की टेबल के अकॉर्डिंग COOH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये हमने COOH को सबसे ऊपर इसीलिए रखा है। अब देखो COOH और जो नीचे CH3 है, ये दोनों तो मेरी तरफ आ रहे हैं, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसलिए ये वर्टिकल लाइन पे आएंगे। ब्लू वाली बॉल और रेड वाली बॉल क्या है, ये आपकी तरफ आ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। ठीक है, तो बस इसमें क्या होगा, H और OH जो है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे, COH और CH3 जो है वो वर्टिकल लाइन पे आएंगे, और COOH जो है वो सबसे ऊपर आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, है ना। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, कार्बन जो है वो कायरल है, तो इसके फिशर प्रोजेक्शन जो है ये दोनों बनेंगे, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो देखो ये हो गई कि रेड इधर ब्लू इधर। अब मैंने यहां पे अगर मान लो एक मिरर लगा दिया तो दूसरा वाला कंपाउंड क्या बनेगा भाई, इनकी बॉल्स को हम इंटरचेंज कर देंगे तो दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो बन जाएगा। और दोनों जो है अलग अलग कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर हैं, तो ये दूसरा वाला कंपाउंड बन गया। ठीक है, ऊपर वाले ग्रुप की पोजीशन वही रहेगी, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया तो मिरर इमेज बन गई इसकी। ठीक है ना, प्रोवाइडेड कि हम मिरर इधर लगाया था हमने, बस सिंपल। तो इस तरह से इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। अब एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। अब हम ये कंपाउंड लेते हैं जहां पे 4 कार्बन हो गए, कंपाउंड कहलाता है टार्टरिक एसिड। ये भी काफी फेमस है, एप्पल वगैरह में मिलेगा आपको ये। ठीक है ना। अब इसका हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, मॉडल लेके आते हैं। ये रहा मॉडल हमारे पास। हम वापस से जो ब्लैक है उसको COH मानेंगे, इस वाले ब्लैक को COH, ये कार्बन, कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास सिचुएशन क्या है। अब ये मैंने बहुत तरीके से आपके लिए अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर COH ग्रुप, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर COH ग्रुप। तो COH ग्रुप की टॉप प्रायोरिटी होगी वर्टिकल लाइन पे आएगा, पर मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए, इसलिए हमको इसको इसी तरह से रखना पड़ेगा। तो ऊपर वर्टिकल लाइन के टॉप पे भी COH और ये बॉटम पे भी COOH। ठीक है, टॉप पे भी COOH, बॉटम पे भी COH। ठीक है, सिंपल। चलो ये तो बात हुई इसकी। अब क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज अराइज करती है यहां पे। OH के सामने OH आ जाए, मतलब आपकी तरफ जो है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन पे OH के सामने OH आ जाए, एक कंपाउंड तो ये बनेगा। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा कि OH के अपोजिट OH आ जाए। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कंपाउंड बनने की, और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। ठीक है, तो 3 टोटल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं देखो, अभी बताते हैं। एक तो ये जब OH के सामने OH, यहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इंपोजेबल होगी, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड्स नहीं होंगे। तो ये तो एक ही कंपाउंड बनेगा। दूसरा बनेगा ये वाला, ये तो एक कायरल हो गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा ये वाला। अब यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, जो ये है कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना यहां पे। आप इसको कैसे भी काट लो भाई, ये आपके सामने है। मैं इसको अगर यहां से सेंटर से काटता हूं
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि ग्रीन के सामने व्हाइट है। मैं इसको ऐसे काटता हूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी कि फिर से ग्रीन के सामने व्हाइट है, तो यहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन हो गया ऐसा, ठीक है, इस तरफ ग्रीन व्हाइट, व्हाइट ऊपर ग्रीन नीचे, ठीक है ना। अब इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें उल्टा हो जाएगा, ग्रुप्स को हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे टार्टरिक एसिड के हम क्या बना सकते हैं, एक तो वो जो कि ए कायरल है, दूसरा कायरल और उसकी मिरर इमेज, तो 3 फिशर प्रोजेक्शन यहां पे बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब मान लो आपको किसी ने गलत फिशर प्रोजेक्शन दे दिया जो कि उन 5 रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे। आपको हम ये देखने वाले हैं कि अगर गलत फिशर बना हुआ है कहीं पे तो आप उसको परफेक्ट फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगर गलत फिशर बना हुआ है, वैसे जो फिशर प्रोजेक्शन है वो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका सरनेम था फिशर, उनके नाम पे ये रखा गया है क्योंकि उन्होंने ये पहली बार हमको बताया था कि आप ऐसे प्रोजेक्शन कर सकते हो। तो अगर गलत फिशर बना हुआ है तो आप कैसे उसको परफेक्ट फिशर में कन्वर्ट करोगे, अब हमको ये देखना है। तो इसके 2 रूल होते हैं। अगर कार्बन चेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुई, अगर कार्बन चेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुई तो आप उसको वर्टिकल लाइन पे लेके आओ बाय साइमल्टेनियस 3 पेयर चेंज। ठीक है, समझ में आई बात। देखते हैं, यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो COOH है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये गलत फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है किसका, लैक्टिक एसिड का। क्यों, क्योंकि ये जो COOH है ये जो है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब हमको इसको कहां पे ले जाना है, टॉप पे ले जाना है, वर्टिकल लाइन के टॉप पे, तभी तो सारे रूल्स फॉलो होंगे। वर्टिकल लाइन के टॉप पे वो होना चाहिए जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पे आपको 3 पेयर चेंज करना है। कैसे करते 3 पेयर चेंज, साइमल्टेनियस करना है, वो भी साइमल्टेनियस 3 पेयर चेंज। कैसे, आप COH को 3 पेयर चेंज साइमल्टेनियस करके आप COH को तो ले जाओ OH की पोजीशन पे, साइमल्टेनियसली आप OH को ले जाओ H की जगह और H को ले जाओ COOH की जगह। तो हुआ क्या, OH की जगह कौन आ जाएगा, COOH, H की जगह कौन आ जाएगा, OH, और COOH की जगह कौन आ जाएगा, H। कैसा दिखेगा, ऐसा। ये बन गया परफेक्ट फिशर। दिख रहा है क्या, OH की जगह कौन आया, COOH, H की जगह कौन आया, OH, COOH की जगह कौन आया, H। अब क्या ये परफेक्ट फिशर है, परफेक्ट फिशर ये है। मैक्सिमम कार्बन क्या वर्टिकल लाइन पे है, जितने हम रख सकते थे। क्या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप टॉप पे है वर्टिकल लाइन के, है, बस बन गया ना, सिंपल। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो अब आपको करना है। भाई ये पहले तो आप पता लगाओ कि ये गलत फिशर है कि नहीं है। अगर ये गलत फिशर है तो फिर इसको करेक्ट करो। हां तो भाई क्या ये गलत फिशर है, ये गलत फिशर है। क्यों ये गलत फिशर है, क्योंकि ये जो COOH है ये टॉप पे होना चाहिए था वर्टिकल लाइन के, पर ये लेफ्ट में पड़ा हुआ है नीचे। ऐसा हम इसको होने नहीं देंगे, तो आपको इसको क्या है, फिर से टॉप पे ले जाना है। तो आप यहां पे क्या करो, साइमल्टेनियस 3 पेयर चेंज करो। तो COH को तो ले जाओ H की जगह, H को ले आओ OH की जगह, OH को ले आओ COH की जगह, तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, 3 पेयर चेंज। दोबारा देखते हैं, हमने क्या किया, ये किया, COH H की जगह H, OH की जगह OH, COOH की जगह। फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, ये बन गया। अब ये जो है ये परफेक्ट फिशर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे रूल्स को फॉलो करता हुआ फिशर बनाइए, तो ये परफेक्ट फिशर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो है हाई प्रायोरिटी, पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो टॉप पे होना चाहिए वर्टिकल लाइन के। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कभी कभी कंप्लीट मॉलिक्यूल को रोटेशन भी कराना पड़ता है, पूरा एक 180 डिग्री का रोटेशन प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में। सो लेट से ये मेरा अभी है, तो आपको इसको 180 डिग्री रोटेट करके ऐसे, मतलब पूरा हाथ तो घूमेगा नहीं 180 डिग्री से, पर इसको पूरा स्क्रीन के प्लेन में ही रोटेट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही रोटेट करना है इसको 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है ये, यहां पे रॉन्ग फिशर प्रोजेक्शन है क्योंकि COOH की जो प्रायोरिटी है वो CHO से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो COH क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, CHO क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस कर दिया हमने रोटेट 180 डिग्री से, पूरा 180 डिग्री रोटेशन हो गया। तो देखो अब CHO ऊपर था, COH नीचे था, तो अब क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया, COH ऊपर CHO नीचे। पहले OH लेफ्ट में था, अब OH राइट में हो गया।
तो ये तो होना ही था ना, 180 डिग्री का रोटेशन किया है हमने, तो ये तो होना ही था। OH और H की पोजीशन भी इंटरचेंज हो गई, COH और CHO की पोजीशन भी इंटरचेंज हो गई। तो ये अब क्या बन गया, ये एकदम परफेक्ट फिशर प्रोजेक्शन अब बन गया है। तो ये दोनों रूल आपको अप्लाई करने हैं, साइमल्टेनियस 3 पेयर चेंज करना पड़ेगा, और अगर टॉप वाला मतलब टॉप प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन के टॉप पे ना हो तो 180 डिग्री से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन देखो पिछले वाले एग्जांपल में जो COH ग्रुप था वो वर्टिकल लाइन पे ही नहीं था, तो पहले उसको वर्टिकल लाइन पे लाना था, इसलिए हमने साइमल्टेनियस 3 पेयर एक्सचेंज करवाया। यहां पे मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे थे, पर प्रायोरिटी के हिसाब से COH ऊपर होना चाहिए था, CHO नीचे होना चाहिए था, तो इसलिए हमने 180 डिग्री का स्क्रीन के प्लेन में ही रोटेशन कराया, बस। तो हमारा परफेक्ट फिशर बन गया। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन हम यहां पे करने वाले हैं। हमको पॉस या कॉस क्या है ये ढूंढना है। तो ये पहला फिशर प्रोजेक्शन है आपके सामने, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप बीच में से इसको जब काटोगे, HCl HCl के बीच वाले से आप इसको काट दोगे तो आपके सामने एक पॉस निकल के आ जाएगा, कॉस तो यहां पे है नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे पॉस नहीं है और यहां पे कॉस भी नहीं है। कॉस क्यों नहीं है भाई, ऐसा आपको यहां पे जो है एकदम इल्यूजन सा हो सकता है कि यहां पे कॉस है, पर यहां पे सिचुएशन क्या है कि अगर ये CH3 है और ये CH3 है तो ये एक दूसरे के सामने है। जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने में हम हमेशा पहले इस सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को, जहां पे ये दोनों जो कार्बन वाले ग्रुप हैं वर्टिकल लाइन पे ये एक दूसरे के सामने हो, उसी के बाद हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। जब इंटर कन्वर्जन देखेंगे न्यूमैन से फिशर में, सॉहर्स से फिशर में, एंड में चैप्टर के, तब ये बात अपने को और ढंग से समझ में आएगी। इसलिए यहां पे कोई भी कॉस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी CH3 के सामने CH3 है। कॉस होने के लिए अगर हम इस डायरेक्शन में गए, मतलब अभी आपके उधर से दिखा देता हूं कि अगर हम इस डायरेक्शन में गए यहां सेंटर से इधर, तो हमको पीछे जाना पड़ेगा भाई, उसी डायरेक्शन में पीछे जाएंगे तभी तो मिलना चाहिए, पर वहां पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है, और अगर वहां पे कोई ग्रुप नहीं है तो कॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो थोड़ी बहुत जो अपने पुरानी चीजें पढ़ी है अब उनको बुलाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बहुत सारे सिस्टम देखे थे, एलिन देखा था, स्पाइरो देखा था, बाइफिनाइल देखा था। अब देखते हैं कि यार उनमें ऑप्टिकल का क्या सीन चल रहा है। तो अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे अलग अलग कंपाउंड्स में जो हम पहले देख चुके हैं। हमने क्या देखा था तब, एलिन देखा था हमने। इसमें आपको क्या पता है कि एक डबल बॉन्ड होगा हॉरिजॉन्टल और उसके जस्ट पास वाला क्या होगा, वर्टिकल, जिसके कारण जो टर्मिनल वैलेंसीज है जो यहां पे हमने व्हाइट और ग्रीन से मार्क किए हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई। तो अब इस सिचुएशन में आप इसको कैसे भी काट लो, कोई से भी प्लेन से काट लो, यहां पे अगर टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग हैं, व्हाइट और ग्रीन वाले ग्रुप अलग अलग हैं, तो यहां पे पॉस नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला प्लेन लिया, इसको ऐसे काटा, तो भाई देखो इस तरफ तो क्या हुआ कि जो ग्रीन और व्हाइट वाली बॉल्स है वो हाफ हाफ में कट हो गई, पर इस तरफ प्रॉब्लम ये हो गई कि ग्रीन बॉल ऊपर, व्हाइट बॉल नीचे, बीच में प्लेन, तो 2 इक्वल पार्ट्स में मॉलिक्यूल कट ही नहीं पाया। मॉलिक्यूल अगर कट नहीं पाया 2 इक्वल पार्ट्स में तो पॉस नहीं आएगा। इसका मतलब अगर कभी भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हुए एलीन के केस में, तो फिर जो है पॉस क्या है, नहीं आएगा। ठीक है, नो पॉस। पर अगर यही सिचुएशन ऑड वाले केस में हो गई, ऑड नंबर ऑफ क्या हो गए यहां पे, डबल बॉन्ड्स हो गए, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, तो क्या सिचुएशन हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऑल्टरनेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा। तो जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं अब ये एक ही प्लेन में आ गई हैं। तो आप सैंडविच प्लेन लो, काटो, और आपको क्या मिल जाएगा, पॉस मिल जाएगा। कैसे, इस तरह से। अब ये मॉलिक्यूल जो है 2 इक्वल पार्ट्स में वो सैंडविच प्लेन के कारण कट हो गया है, आपको दिख भी रहा है। ठीक है ना, ग्रीन के नीचे ग्रीन है, व्हाइट के नीचे व्हाइट है, बढ़िया सिचुएशन चल रही है। तो यहां पे जो है पॉस आ चुका है। पॉस आ चुका है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। ठीक है ना, तब हमने ज्योमेट्रिकल में क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल में अब क्योंकि सेम प्लेन की कंडीशन होनी चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव है पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब 2 डबल बॉन्ड थे तो उस केस में क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली तो क्या हो गया, इनएक्टिव। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के सेंस में क्या हो गया, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि पॉस नहीं है। तो अगर अब हम
एलीन का केस लें तो ऐसा कुछ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई यहां पे जीआई शो नहीं होगा क्योंकि प्लेनर ही नहीं है, ऑप्टिकल यहां पे शो हो रहा है, प्रोवाइडेड टर्मिनल वैलेंसीज अलग हो, नो पॉस नो कॉस। अगर मैं यहां पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लेता हूं तो यहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी है, यहां पे क्या होगा कि जीआई तो शो होगा क्योंकि अब प्लेनर हो गया, ऑप्टिकल इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि पॉस आ चुका है, ठीक है ना, सिंपल। तो अगर अब मैं एक सिंपल सी कंडीशन लिखूं कि भाई कब ज्योमेट्रिकल होगा कब ऑप्टिकल होगा, प्रोवाइडेड कि टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए, देखो फिर अगर वो सेम हो गई तो फिर डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, ना ज्योमेट्रिकल के केस में ना हमारे ऑप्टिकल के केस में, ठीक है ना। तो अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हुए तो फिर क्या होगा, जीआई शो होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल वैलेंसीज एक प्लेन में आ गई, सैंडविच प्लेन को काट देगा तो पॉस आ जाएगा, तो ऑप्टिकल की तो कंडीशन ही खत्म। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हुए तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल वैलेंसीज जो है वो एक प्लेन में नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल की कंडीशन वायलेट हो गई, पर ऑप्टिकल होगा क्योंकि कोई भी पॉस नहीं आया है। सेम डिस्कशन हम कर सकते हैं किसके लिए, स्पायरो के लिए। यहां पे आप क्या देख रहे हो, जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं परपेंडिकुलर प्लेन में है। जब रिंग दो स्पायरो रिंग ऐसे होती हैं तो एक रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है जैसा आपको दिख रहा है, एक रिंग वर्टिकल प्लेन में होती है, ठीक है, और जो इनकी टर्मिनल वैलेंसीज हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो अब आप इसके साथ कुछ भी कर लो, इसको कैसे भी काट लो, पॉस नहीं आ सकता। यहां पे हमने इसको तरह से काटा, ब्लू बॉल के सामने ग्रीन बॉल नहीं आ सकता क्योंकि इक्वल पार्ट्स में तो कट ही नहीं हुआ। तो जैसे एलीन के केस में हो रहा था, इवन नंबर ऑफ स्पायरो रिंग्स हुई तो ऑप्टिकल होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है ना। ऑड नंबर ऑफ स्पायरो जो है भाई अब सेम प्लेन में आ गए, सेम प्लेन में आ गए तो हम सैंडविच प्लेन यूज करेंगे और इनको एकदम सेंटर में से आधा आधा काटता हुआ निकाल के लेके जाएंगे, आधा आधा काटते हुए निकाल के लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे पॉस आ जाएगा, पॉस आ जाएगा तो फिर क्या होगा, पॉस आ जाएगा तो ऑप्टिकल नहीं होगा। पर क्योंकि टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में आ गई हैं और वो अलग अलग भी हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो हम सिंपली यहां पे भी जो है आराम से स्पायरो के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये इवन नंबर के रिंग्स तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो फिर यहां पे तो क्या होगा, ऑप्टिकल शो होगा क्योंकि पॉस नहीं है, ज्योमेट्रिकल यहां पे नहीं होगा। और अगर यहीं पे सिचुएशन ये हो गई कि ऑड नंबर ऑफ स्पायरो रिंग्स हो गई तो सिचुएशन बनेगी कुछ ऐसी, सिचुएशन में इसमें क्या हुआ कि टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में आ गई, सेम प्लेन में आ गई तो पॉस आ जाएगा, तो ऑप्टिकल नहीं होगा, पर ज्योमेट्रिकल होगा क्या, बिल्कुल होगा, ज्योमेट्रिकल की कंडीशन यहां पे मीट हो रही है। तो वापस से अगर अपन वही कंडीशन लिखें तो बहुत सिंपल सा फंडा हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स तो ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ रिंग्स तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा। सिंपल, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब जो है रिंग प्लस बॉन्ड वाला अपन सिस्टम देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा, रिंग प्लस बॉन्ड इवन, तो फिर से क्या होगा कि टर्मिनल वैलेंसी जो है अलग अलग प्लेन में होंगी, अलग अलग प्लेन में होंगी तो क्या होगा कि पॉस नहीं आएगा ना, तो कॉस आ रहा है, तो कोई भी यहां पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा कि ऑप्टिकल शो होगा, टर्मिनल वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए जैसे कि यहां पे है। तो नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड अगर इवन हुआ तो ऑप्टिकल होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। और अगर नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड ऑड हुआ तो फिर क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो इस पे बेस्ड जो है अपन कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, क्या होना चाहिए इसका आंसर, कितने एलीन वाला सिस्टम है, कितने पाई बॉन्ड है, इवन, इवन है तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल, क्यों, क्योंकि कोई पॉस नहीं आएगा क्योंकि टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग प्लेन में है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला सिस्टम रिंग प्लस पाई बॉन्ड, कितने हैं, एक रिंग एक पाई बॉन्ड, टोटल सम कितना हो गया, इवन, टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग प्लेन में, वेज एंड डैश से आपको दिख ही रहा है, बाकी सारी चीजें प्लेन में है। ये एक CH3 आपकी तरफ आ रहा है, H मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, समझ में आई बात, पक्का। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि कोई पॉस नहीं है तो ये भी हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। आगे चलते हैं, ये सवाल करना है आपको, करो। नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड क्या है, इवन नंबर है, आपको दिख रहा है ना, यहां पे कोई पॉस नहीं आ रहा, तो यहां पे ये भी ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बायफिनाइल का केस है, बायफिनाइल में यहां पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उनके बड़े बड़े ग्रुप होने के कारण
कुछ कुछ तो होता है, ये हम देख रखे हैं। तो ये बताओ कि यहां पे जो है शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। सारा हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है, थोड़ा सा भी अगर रिकॉल होगा तो समझ में आ जाएगा। तो करो। हाँ तो भाई बड़े बड़े ग्रुप आपस में आमने सामने आ गए तो इनमें भयंकर रिपल्शन होने लगेगा। भयंकर रिपल्शन होने लगेगा तो जो एक रिंग है अगर वो ऐसी थी तो वो ऐसे मुड़ जाएगी। जैसे ही वो ऐसे मुड़ी तो इनकी जो वैलेंसीज हैं वो अलग अलग प्लेन में चली गई, अलग अलग प्लेन में चली गई। तो सैंडविच प्लेन से हम नहीं काट सके, मतलब काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे तो पॉस नहीं आ पाएगा, पॉस नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहां पे जो है दोनों प्लेन दोनों रिंग जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में चली गई हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, समझना है। बाइफिनाइल वाला केस याद करना है आपको, जब हमने पढ़ा था तब भी हमने यही देखा था। अब यहां पे क्या हुआ सोचो जरा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में, मतलब हम सैंडविच प्लेन लेके उसको काट देंगे तो यहां पे पॉस आ जाएगा, पॉस आ जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल स्पाइरो वाला, इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग्स मतलब ऑप्टिकल शो करेगा तो ऑप्टिकली हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमको बताना है पॉस है कि नहीं है, कॉस है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव बताना है। ये कंपाउंड है, क्या है, एक रिंग दो पाई बॉन्ड, तो टोटल सम क्या हो गया 3। तो यहां पे पॉस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में, काट दो सैंडविच प्लेन से, पॉस आ जाएगा। पॉस यहां पे है। कॉस देखो, जो रिंग में एकदम सेंटर मार्क करोगे तो वो पूरे मॉलिक्यूल का भी सेंटर है। उससे आप हाइड्रोजन की तरफ जाओ, कोई भी एक हाइड्रोजन की तरफ, फिर दोबारा पीछे आ जाओ, सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन मिलेगा। क्लोरीन की तरफ जाओ, वापिस पीछे आ जाओ, क्लोरीन मिलेगा। कार्बन की तरफ जाओ, वापिस पीछे आ जाओ, कार्बन मिलेगा। तो यहां पे तो कॉस भी है और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, कितनी देर से देखते आ रहे हैं हम। ठीक है ना, सवाल क्या कहता है, सवाल है ये भाई इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इससे ज्यादा मैं आपको हिंट दे नहीं सकता, तो यहां पे मार्क करो कि क्या पॉस होगा, कॉस होगा कि नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। करो। हाँ भाई इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो जो दोनों टर्मिनल वैलेंसीज हैं वो सेम प्लेन में नहीं होगी, सेम प्लेन में नहीं होगी तो पॉस नहीं आएगा। पॉस नहीं आएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सबने यही सोचा होगा ना, यही मार्क किया होगा ना। कंडीशन में क्या लिखा था, कंडीशन में ये लिखा था कि टर्मिनल वैलेंसीज जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। इस वाले कार्बन पे तो दोनों टर्मिनल वैलेंसीज किसकी हैं, हाइड्रोजन की हैं, हाइड्रोजन की हैं। तो अब आप एक ऐसा सैंडविच प्लेन ले सकते हो, मतलब एक ऐसा प्लेन ले सकते हो जो ब्रोमीन और क्लोरीन को काटता हुआ निकले। वो काटता हुआ निकलेगा तो जो हाइड्रोजन है, जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है तो इसके इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ भी, मतलब इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, ये प्लेन है। फिर भी मॉलिक्यूल को इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही आ रही है, तो यहां पे पॉस आ जाएगा क्योंकि यहां पे टर्मिनल वैलेंसी सेम है। तो वो कंडीशन का ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करके फालतू का आंसर नहीं देना कि पॉस नहीं है, कॉस नहीं है, ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना, तो यहां पे पॉस है, कॉस नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। और अलग अलग कंपाउंड में हम कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग्स क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं।